आइए आप व्यंजन संधि का जिक्र करते हैं। स्वर संधि में लगभग 17-18 नियम हम लोगों ने पढ़ा। बहुत आसान है, अगर आप रोज एक नोटबुक तैयार करें और लिखें तो मैं समझता हूँ बिल्कुल आसान है। संस्कृत सरल भाषा अस्ति, सरल भाषा है, एकदम बिल्कुल आसान भाषा है, बशर्ते आप उसको समझे तो। खैर, ना संघर्ष ना तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो जाहिर सी बात है कि विचार करें कि लग रहा होगा कि भाई इतना नियम है कैसे याद करें। तो कभी आप उस बचपना को याद करें जब आप क ख ग घ 1 से लेके 100 तक लिखते थे, लिखने नहीं आता था, पता नहीं कितने सिलेट पेंसिल फोड़े होंगे आदि आदि। लेकिन अब ऐसे अभ्यस्त हो चुके हैं कि शायद आप इस दुनिया को छोड़े तब तक आपको याद रहेगा। उसी तरह से कहता है योगेन रक्षति विद्या, कठिन परिश्रम से विद्या की रक्षा होती है। इसलिए हार नहीं मानना है, बिल्कुल आसान है, इसको बनाते चलना है। अब व्यंजन संधि की परिभाषा में हम देखें क्या होता है। पहले परिभाषा का ही जिक्र करते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं दिक्क जोर अंबर, यहाँ क क्या है? क है व्यंजन है, और अ क्या है? स्वर है। ध्यान दिया जाए, क व्यंजन है और अ स्वर है। अब कहता है मिला किसको रहे? व्यंजन और स्वर को मिला रहे। किसको मिलाए हैं? क व्यंजन और अ स्वर। तो परिभाषा हो गई कि व्यंजन और स्वर के मेल से, प्लस माने मेल, व्यंजन और स्वर के मेल से जो दी लिख दी और क के जगह पर आएगा ग हो जाएगा। अब कैसे होगा हम आगे चर्चा करेंगे। ग में बदलाव हो गया, यानी कि क के जगह पर ग आ गया। तो कहता है व्यंजन और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक बार और समझिए, किसको किसके मेल से? व्यंजन और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एक परिभाषा और भी हम ले सकते हैं, समझोर सार। म भी व्यंजन है और स भी व्यंजन है। जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे तो परिभाषा क्या होगी कि व्यंजन व्यंजन के मेल से, व्यंजन व्यंजन के मेल से श के श लिखे हम, सार के शार लिखे, और इस मोहलन के बदले हम यहाँ पे अनुस्वार लगा दिए। कैसे होगा हम नियम में चर्चा करेंगे। तो कहता है कि व्यंजन व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे भी हम व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा एकदम आसान है। किसके किसके मेल से? व्यंजन और स्वर के मेल से, और व्यंजन व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। अब आइए इसका नियम, इसमें भी लगभग 8-10 नियम पढ़ना पड़ेगा। नियम नंबर 1 क्या कहता है, इसको आप समझिए। कहता है पहला नियम कि यदि क च ट त प हलंत के बाद, ध्यान दिया जाए, क च ट त प हलंत के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी वर्ग का, हम वर्ण में पढ़ाए थे कि वर्ग कितने हैं, तो वर्ग 5 है। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी क वर्ग माने क ख ग घ ङ, च छ य ट ठ ड ढ, न त थ द ध, न प फ ब भ म। तो कहता है क छ ट त प हलंत के बाद किसी वर्ग का, मान लेते हैं क वर्ग का तीसरा ग हो जाएगा, चौथा हो जाएगा घ हो जाएगा, पांचवा अंग हो जाएगा, च का तीसरा ज हो जाएगा, चौथा झ हो जाएगा, पांचवा य हो जाएगा, टठर में हो जाएगा ड ढ य, तथद में हो जाएगा द ध न, पफ में हो जाएगा ब भ म। तो किसी वर्ग का कोई भी हो, तीसरा चौथा पांचवा, यानी 25 में से कोई भी 3 नंबर वाला आ जाए, या 4 नंबर वाला आ जाए, या 5 नंबर वाला आ जाए, या
फिर कहता य र ल व ह, या य हो, र हो, ल हो, व हो, ह हो, या कोई स्वर वर्ण हो, या कोई स्वर वर्ण हो। स्वर वर्ण में उधर 11 या 13, इसमें से कोई सा भी हो। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि क छ ट त प हलंत के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा कहता है क छ ट त प हलंत के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल व ह या कोई स्वर वर्ण हो, तो क छ ट त प हलंत जो होगा वह अपने ही वर्ग के तीसरा में बदल जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि क छ ट त प हलंत के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल व ह या कोई स्वर वर्ण हो, तो जो वर्ण क होगा तो अपने वर्ग के तीसरा में बदलेगा, च होगा तो भी तीसरा में बदलेगा, ट होगा तो भी तीसरा, यानी कि जो खरा है वो अपने वर्ग के तीसरा में बदलेगा। जैसे ऊपर वाला एक नियम हम प्रूफ किए थे, दीक जोर अंबर। दी के हमने दी लिखा, क के बाद यहाँ स्वर खड़ा है तो क अपने वर्ग के तीसरा यानी ग हलंत बदला, ग हलंत बदला, और अ तो स्वर है तो मिल गया, पूरा ग हो गया, बन गया दिगंबर। आसान है। मान लेते अप जोड़ ज, अब देखिए क्या बनेगा। हमने अ का अ लिखा, अब प के बाद किसी वर्ग का तीसरा ज खड़ा है तो प अपने वर्ग के तीसरा यानी कि ब हलंत में बदलेगा, तो आधा व दे दिए और ज लिख दिए, क्या बन गया अब्ज। और अब्ज कमल का पर्यायवाची है, कोई दिक्कत है। उसी तरह से हम यहाँ लिख देते दिक जोर, दिक जोर भड़म दी, क के बाद किसी वर्ग का चौथा खड़ा है तो क अपने वर्ग के कैमा में बदलेगा, तीसरा में यानी कि ग हलन, तो क्या बना दिग, आधा ग लिख दिया, भड़म को हम इसमें जोड़ दिए। आसान है। तो पहला नियम क्या हो गया कि यदि क छ ट त प हलंत के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा य र ल व ह या कोई स्वर वर्ण आए तो क छ ट त प हलंत अपने ही वर्ग के किस में बदल जाता है, तीसरे में बदल जाता है। ये पहला नियम हो गया। इसका एक दूसरा नियम और ले लेते हैं इसके बाद। इसका दूसरा नियम हम ले लें, नियम नंबर 2, कि यदि म हलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो, कोई व्यंजन वर्ण आए तो म हलंत के बाद, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, अगर म हलंत के बाद इधर 32 व्यंजन में से कोई छवि आ जाता है तो म हलंत कहता है कि हम अनुस्वार में बदल जाएंगे। क्या चीज बदलेंगे, अनुस्वार में बदल जाएंगे। ये अनुस्वार में बदल जाता है। कैसे, सम जोड़, एक एग्जांपल भी दिए थे ऊपर में, सम जोड़ सार, श के श लिख दिए, म हलंत के बाद दंती श है, व्यंजन है, यह व्यंजन है, यह क्या है व्यंजन है, तो म हलंत क्या चीज बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा। तो यह अनुस्वार इसको मिलेगा ना कि इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, तो स ऊपर अनुस्वार कर दिया और सार कर दिए। कभी कभी कंफ्यूजन यह हो जाएगा कि म हलंत है तो इसको मिलेगा, नहीं, अपने पहले वाले ही दैत्यात को म हलंत अनुस्वार देगा। बगल में अगर खेत हो तो पहले वाले से पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि दूर वाले से पूछा जाता। उसी तरह से पम जोर, सॉरी, पम जोर चर, प हलंत के बाद च है तो सबसे पहले तो प के प लिख देते हैं, तो
मोहलंत के बाद च है तो क्या हो जाएगा, मोहलंत अनुस्वार में बदलेगा, तो अनुस्वार हो गया पंचर। नहीं, उसी तरह से समजोर, समजोर गम क्या हो जाएगा, स के स लिख रहे हैं, अब मोहलंत के बाद ये ग है, मोहलंत क्या चीज बदलेगा, अनुस्वार में बदलेगा, तो क्या हो गया, स ऊपर अनुस्वार ग अम। इस प्रकार से ये दो नियम प्रूफ हो गया व्यंजन संधि का। और मैं समझता हूँ कि आप इसको देखें, बहुत आसान है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होएगी। इसके कुछ और भी विशेष नियम 4-5 है जो अगले वीडियो में कहीं ना कहीं हम इसकी चर्चा कर देंगे।